नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पर चर्चा करेंगे। इस एक ही वीडियो में आपको सारे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बता दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आजकल कोई भी एग्ज़ाम के बारे में आप देखेंगे, क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा क्वेश्चन डीपली और ट्विस्टेड दिखेगा। पहले जैसे आसान पूछे जाते थे उस तरीके से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसलिए आजकल आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हर फैक्ट आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। और जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ भी देखेंगे और मेरा क्लास देखेंगे, दोनों को मैच करके पढ़ते चलेंगे भी तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और इसी तरीके से आपको हमेशा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मंडी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट पैकेज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। सिर्फ 25 रुपये में आपको ये पैकेज मिल जाएगा। और ये जो पैकेज है इसका लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो यूट्यूब में और एप्लीकेशन में ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो डाल दिया गया है और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके जैसा वो ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना है। जब ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल और पेड क्लासेस दोनों मिलेंगे। और पेड में बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी कंप्लीट पैकेज जैसे कंप्लीट सीजीपी सिप्री सीजी व्यापम का पैकेज ले सकते हैं। कोई सब्जेक्ट अलग से लेना चाहे, जैसे मैथ्स रीजनिंग का अलग से लेना चाहे, हिस्ट्री अलग से लेना चाहे, या फिर कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत कम प्राइस में 500 से 1000 के नीचे आपको सारे पैकेज यहाँ पे मिलेंगे। तो ये एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास के बारे में। जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ पढ़ेंगे, आपने अगर पढ़ा भी होगा तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से पहले इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ के बारे में बताता है। तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो पीडीएफ को ओपन करके मेरे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो हमेशा 300-400 पेजेस का रहता है, जिसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर के बारे में हम बात करें तो 2019-20 और 20-21 में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि कोरोना के कारण जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम, इवन निगेटिव में चला गया। तो 2019-20 में जो अर्थव्यवस्था दर भारत का था वो 4.2 था और 20-21 में -7.7%। कितना? -7.7%। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है वो -7.7% दर्ज किया गया है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत सबसे युवा कार्यशील जनसंख्या वाला देश है। हमारे देश में शहरीकरण में वृद्धि हुई है, ग्रामीण विकास विकेंद्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, शहरीकरण, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विकास तथा 65% युवा जनसंख्या आदि विकास के वे सकारात्मक बिंदु हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया। आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। 65% युवा जनसंख्या यहाँ की हम बात करें तो। और आपको क्या ध्यान रखना है इस पेज में? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अभी जो अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा है, -7.7। इंडिया की हम बात करें कितना? -7.7। बस ये फैक्ट आपको इस पेज में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे शुरू करेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम जनरल चीज़ों को देखेंगे। जैसे इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में लिखा गया है उसी चीज़ों को हम बहुत ही ऐसे चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, भारत का वन बाहुल्य एवं खनिज संपदा एवं कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि ये खनिज संपदा वाला, कम घनत्व वाला और वन बाहुल्य राज्य है। जनसंख्या आपको पता ही है, लगभग 2.5 करोड़, 2.55 करोड़, और देश का 16वां बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से हम देखें तो। अब देखिए, ये जो हम हर फैक्ट पढ़ रहे हैं वो किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? अभी जो हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ ने रिलीज़ किया है, तो छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के बारे में हम डिस्कस करें। तो अगर आप इसके अलावा कहीं और कुछ डेटा लिखा हुआ होगा तो आप बिल्कुल ये मत कमेंट में कहिएगा कि सर यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है। हम एकदम एज इट इज़ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अलग डेटा आपको दिखे तो आप कंप्लेंट मत करिएगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
भारत की कुल जनसंख्या 2.11%। राज्य में लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ लिंगानुपात 991। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। भारत में 5वां स्थान है लिंगानुपात की बात करें तो। लिंगानुपात ये जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या इस तरह से होता है ना, तो 991 आपको याद रखना है। शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात, ये ओवरऑल लिंगानुपात होगा। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अलग से पूछ दिया जाए तो शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 956 है ना, 956 इस तरह से याद रखना है। छत्तीसगढ़ में ओवरऑल कितना था, 991, और शहर में 956, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात ज़्यादा है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा 1001। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.3%। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2000 में 77 थी, जो घटकर 2018 की स्थिति में 41% 41% हो चुकी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन घुमा के भी पूछ दिया जा सकता है कि जब राज्य बना था तब से लेकर अब तक शिशु मृत्यु दर में कमी देखी गई है या वो चीज़ बढ़ा हुआ है या कितने % की कमी देखी गई है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि 41% कम हुआ है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। राज्य में जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुई है। मातृ मृत्यु दर 2001-3 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 389 थी, जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 113 व 159 हो गया। अब इस तरह के जो चीज़ें हैं लिखी होती हैं, अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आसानी से याद नहीं होता, तो इसको आपको क्या करना है, एक टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इससे आप थोड़ा सा कंपेयर करके याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। हमको कहाँ पे ध्यान देना है, हमको छत्तीसगढ़ में ध्यान देना है। इसमें क्या लिखा है कि जो मातृ मृत्यु दर है 2001-3 में जब लगभग छत्तीसगढ़ बना था तब कितना था, 379, कितने में, 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर, है ना। अब SRS रिपोर्ट 2016-18 के हिसाब से कितना हो गया है, 159। तो ये जो डेटा है 159, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक ये जो 159 है, 159 है, उसको 100 से भी कम लाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। विगत वर्षों में प्रदेश में गर्भवती माताओं का प्रसव अस्पतालों में कराने का विश्वास बढ़ा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बढ़ा है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, अस्पतालों में प्रसव दर। ये एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं बार बार बोलूँगा कि इसको और ज़्यादा अच्छे से आपको याद रखना है। तो अस्पतालों में प्रसव दर की हम बात करें तो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, इस टेबल में वर्ष है। यह है शासकीय अस्पतालों में प्रसव की दर और यह है संस्थागत या प्राइवेट अस्पतालों में प्रसव दर, है ना। तो 2005-06 के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे शासकीय में 6.9% और यहाँ पे 2015-16 में देख इतना से बढ़ के 55.9 हो गया और ये 14.3 से बढ़ के 70.2 हुआ है। तो अस्पतालों में प्रसव दर में काफ़ी जो है तेज़ी देखा गया है, इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में कारण राज्य स्थापित होने के कारण शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम राज्य में स्थापित होने के कारण अब तक शिशु मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट देखी गई है। शिशु मृत्यु दर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 2001 में, 2018 में और 2030 में क्या लक्ष्य रखा गया है। तो 2001 में शिशु मृत्यु दर 77 था प्रति 1000 में, है ना। शिशु मृत्यु दर 2001 में 77 था प्रति 1000 में। फिर 2018 में ये 41 हो गया प्रति 1000 में और लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 15 प्रति 1000 में, है ना। तो शिशु मृत्यु दर अभी वर्तमान में आपको ये वाला डेटा याद रखना है, 41 प्रति 1000 बच्चों में, और लक्ष्य कितना रखा गया है 2030 तक 41 से घटकर 15 होना चाहिए, इस तरह से लक्ष्य रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, है ना। इसका मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के विकास को दर्शाता है। अब इसके बारे में हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, ये जीडीपी वगैरह क्या होता है ये आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा ही होगा, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा, आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप अलग से पढ़ लीजिएगा।
सिंपल होता है, कोई भी देश होता है, कोई भी कंट्री होता है या कोई भी स्टेट होता है, उसने कितना विकास किया, वहाँ कितना प्रोडक्ट बनता है, उन सारी चीज़ों के बारे में वो बताता है। तो जीएसडीपी की हम बात करें तो ये स्थिर भाव 2011-12 के हिसाब से हम बात करेंगे, है ना। आपको ये ईयर भी याद रखना है, कभी कभी ईयर पूछ दिया जाता है कि कौन सा बेस ईयर लिया गया था या आधार वर्ष कौन सा वर्ष लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 2011-12। स्थिर भाव 2011-12 पर हम देखेंगे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, तो यहाँ पे वर्ष है और यहाँ पे वृद्धि है। तो ये जो डेटा है 2012-13 से लेकर 2020-21 तक का है ना, 12-13 से लेकर 20-21 तक का है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, एक तो लेटेस्ट और औसत वृद्धि, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना। लेटेस्ट मतलब जो अभी हाल ही में क्या है, और ओवरऑल औसत वृद्धि। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा घुमा के पूछ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा कौन से साल में था, जैसे कि 2016-17 में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, और सबसे कम कौन सा टाइम था, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2020-21 में -1.77 अनुमानित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्थिक विकास दर जो भारत की जीडीपी हम देखें तो -7.7% ये अनुमानित है, क्योंकि कोरोना के कारण सब जो है वो घटा है। और इसमें छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो -1.77। बजट के टाइम भी जब मैं बजट की क्लास ले रहा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक डेटा भी याद रखेंगे जीडीपी का तो इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों को याद हो जाता है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ का है 1.77 और दोनों का माइनस है। ये लास्ट का जो 77 है वो इंडिया के हिसाब से आप याद रख लेना कि इंडिया का भी -7.7 है ना। तो इस तरीके से आप इस दोनों को याद रख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ का औसत वृद्धि विकास दर जो होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो है 5.09%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार हिस्सेदारी हम देखेंगे। क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आता है, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। तो कृषि क्षेत्र में मत्स्य पालन, पशुपालन और वानिकी क्षेत्र भी आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये जानकारी रखना है ना। उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल हैं, और सेवा क्षेत्र में जितने भी सर्विसेज होते हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जीएसडीपी में इन क्षेत्र का कितना हिस्सा था, कितना हिस्सेदारी था, है ना। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 17.64% अनुमानित है ना। उद्योग क्षेत्र में 46.43% अनुमानित है, और सेवा क्षेत्र में 35.94%। अब ये तीनों डेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये तीनों में से कोई भी पूछा जाता है ना, कोई भी पूछ दिया जाता है। आप बताइए कि जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी, उद्योग क्षेत्र की कितनी थी, सेवा क्षेत्र की कितनी थी, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी थी, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे उद्योग और सबसे कम कृषि। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे उद्योग है और सेकंड नंबर पे कृषि है, और सेवा जो है वो थर्ड नंबर पे है ना। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी से उद्योग क्षेत्र का 46.43, 46-43 इस तरीके से याद रख लेना, 46.43। कृषि क्षेत्र का 17.64% और सेवा क्षेत्र का 35.94%। ये जो स्लाइड है वो इम्पॉर्टेंट है, कैसे भी करके प्रैक्टिस करके इसको याद रखना ही रखना है। आगे बढ़ते हैं। कृषि वृद्धि दर अब हम देखेंगे स्थिर भाव पर। कृषि वृद्धि दर मतलब कृषि में कितना विकास देखा गया, हर साल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो 2015-16 से लेकर 20-21 तक का है, और सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक चीज़ पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये डेटा है, डेटा में कुछ कॉन्सेप्ट तो होता नहीं, आप देख के भी याद रख सकते हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है उसके बारे में बार बार बताऊंगा। तो कृषि वृद्धि दर जो है अभी का आप देखेंगे 2020-21 का, तो यहाँ पे 4.61% अनुमानित है। कितना? 4.61% अनुमानित है। और औसत वृद्धि जो है वो कितना है? 4.77%। तो कृषि क्षेत्र का ये वृद्धि है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जीएसडीपी क्या है, और ये जो जीएसडीपी में हिस्सेदारी हम देखें वो क्या है, कृषि वृद्धि दर क्या है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जीएसडीपी मतलब
राज्य में जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी चीज़ें राज्य से बनती है, उसका ओवरऑल जो आय होता है उस चीज़ का हम बात करते हैं। और हिस्सेदारी मतलब कृषि क्षेत्र में उस जीएसडीपी का कितना हिस्सेदारी था, उद्योग और सेवा, इन तीन क्षेत्रों को कैटेगराइज कर दिया और तीनों का अलग अलग परसेंटेज देखते हैं। और एक एक चीज़ों का हम ग्रोथ भी देखते हैं। जैसे कृषि वृद्धि दर देख रहे हैं तो सिर्फ कृषि क्षेत्र में पिछले के हिसाब से अब तक क्या विकास हुआ है उसके हिसाब से हम कंपेयर करके जो परसेंटेज देखते हैं, ये जो ग्रोथ देख रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया का हम देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको इन डेटा को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कृषि वृद्धि दर अभी हम पढ़ रहे हैं 2020-21 में 4.61% अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में जहां जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी, वहीं निरंतर एवं धीमी गति से घटते हुए क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है कि बताइए कृषि क्षेत्र में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो बढ़ रही है या घट रही है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धीमी गति से घट रही है। 2011-12 में 18.10% थी, जो कि घटते हुए 20-21 में 17.64% पर आ गई। जैसा मैंने पिछले स्लाइड में यहाँ पे पढ़ाया था कि जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी आपको कितना बताया था मैंने, 17.64%, जो कि सेकंड नंबर में है ना। यहाँ पे सेकंड नंबर नहीं, यहाँ पे सबसे आखिरी में कृषि क्षेत्र है, सेकंड नंबर में जो है वो सेवा क्षेत्र है, पहले नंबर में उद्योग क्षेत्र। जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उद्योग और सबसे कम कृषि, है ना। अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र में घट रहा है, और घटते घटते यहाँ पे जब 2011-12 की हम बात करें तो 18 था, अब 20-21 में ये 17 है, 17.64%। अगला क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। उद्योग क्षेत्र में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 2020-21 पे देखेंगे तो -5.28% अनुमानित। माइनस में क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे तो चौपट हो गए थे, तो ये जो है यहाँ पे इसका घाटा हुआ है -5.28%। थोड़ा सा बैक जाऊँगा, कृषि क्षेत्र में कुछ चीज़ें और बताऊँगा। यहाँ पे देखिए 2017-18 में उत्पादन में कमी के कारण -10.90 सबसे कम यहाँ पे हुआ था कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, -10.90 उत्पादन में कमी के कारण, और सबसे ज़्यादा 2016-17 में 21.28% अच्छी फसल के कारण, और सूखाग्रस्त के कारण 15-16 में -0.95%। तो पूछ दिया जा सकता है कि कौन से वर्ष सबसे अच्छा ग्रोथ हुआ था कृषि क्षेत्र में और सबसे कम कौन से वर्ष में हुआ था और उसका कारण क्या था, और इसके साथ साथ लेटेस्ट का तो पूछा ही जाता है, और औसत वृद्धि भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसी तरह उद्योग क्षेत्र में आपको याद रखना है कि यहाँ पे 18-19 में देखेंगे तो 9.4% सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और 2020-21 में -5.2% अनुमानित है, और औसत वृद्धि 2012-13 से लेकर 20-21 तक औसत वृद्धि जो है वो है 4.72%। वर्ष 2011-12 में जहां जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.27% थी, वह 2020-21 में 46.43% संभावित है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है आपको। फिर अगला है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर हम देखेंगे स्थिर भाव पर 2020-21 में कितना अनुमानित है, 0.75% अनुमानित है, ठीक है, 0.75% अनुमानित है, और औसत वृद्धि 5.23% अनुमानित है। सबसे ज़्यादा कब देखा गया था, 2018-19 में 8.32%। ये भी हम देख लेते हैं। 2011-12 में जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 34.63% थी, वह 2020-21 में 35.94 है ना, मतलब 35.94% संभावित है। एकदम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर उठा है।
कोविड महामारी में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। तो आप सबको पता है प्रभावित होने वाले जो मुख्य क्षेत्र है उसमें से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो उद्योग धंधे हो गए, तो उद्योग में वनोद्योग तथा लट्ठे बनाने का कारखाना, खनन तथा उत्खनन, विद्युत तथा गैस आपूर्ति, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, रेलवे संग्रहण एवं संचार इत्यादि ये क्षेत्र जो है वो ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अगला टॉपिक है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको हम कहते हैं। 2020-21 की स्थिति में हम देखेंगे भारत सरकार द्वारा जो घोषित एमएसपी है वो कितना है। तो ये जो डेटा है इस पे आपको ध्यान रखना है। सामान्य धान का एमएसपी और ग्रेड ए धान का एमएसपी अगर हम बात करें तो 2020-21 में सामान्य का जो है वो है 1868 प्रति क्विंटल, 1868, ठीक है, 1868 प्रति क्विंटल। और ग्रेड ए का 1888, 3 बार 8 लिख लेना, बहुत आसान है, 1888 प्रति क्विंटल। तो 1868 और 20 रुपये का ही फ़र्क है ना। तो 20 रुपये का ही फ़र्क है, आपको ये याद रखना है। और 1888 भी याद रखेंगे कि ग्रेड ए का 1888 था, तो इससे 20 कम करके आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो सामान्य धान का है उसका एमएसपी कितना था, 1868 था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पिछले साल कितना कम था, 53 रुपये कम था। आप देखेंगे तो एमएसपी में वृद्धि कितना हुआ है, 53 रुपये बढ़ा हुआ है। तो एमएसपी में बस ये वाला डेटा आप याद रखिएगा। धान बेचने हेतु पंजीकृत किसानों की संख्या यहाँ पे 19.65 लाख बताया गया है। धान खरीदी खरीफ वर्ष 2019-20 के हिसाब से हम देखते हैं टोटल कितना टन धान खरीदा गया है, 83.95 लाख टन कुल धान खरीदी गई है। और कितने मूल्य का, 15,285.9 करोड़ रुपए समर्थन मूल्य से राज्य शासन द्वारा धान खरीदा गया। कितने किसानों से, 18.38 लाख किसानों से खरीदा गया। तो ये मात्रा और कुल किसान ये ज़्यादातर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा पूछा जाता है। 83.95 लाख टन धान की खरीदी की गई है 2019-20 खरीफ वर्ष में। कितना, 83.95 लाख टन। कितने किसानों से, 18.38 लाख किसानों से खरीदा गया है। मक्का की बात हम करें तो कुल 4,844.5 क्विंटल मक्का की खरीदी की गई, 85.26 लाख का भुगतान किया गया। ये रुपए की हम बात कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक है उचित मूल्य की दुकान। छत्तीसगढ़ में कितना उचित मूल्य की दुकान है इस पर हम देखेंगे। तो शहरी क्षेत्र में है 1302, 1302, ग्रामीण क्षेत्र में 11,149, ग्रामीण क्षेत्र में 11,149। और कुल राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है 67.11, 67.11 लाख कुल राशन कार्ड, 67.11 लाख। उचित मूल्य की दुकानें शहरी और ग्रामीण में याद रखना है आपको। ग्रामीण ज़्यादा पूछा जाता है, शहरी में है 1302, एकदम सिंपल है, 1 2 3 बीच में 0 है ना। और इसका 3 बार 1 है तो ये 1 1 1 हो गया। और 3 बार 1 है तो 1 2 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। और लास्ट में 9 याद रख लेना। तो कुछ भी ट्रिक बना के चीज़ें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की राजस्व प्राप्तियां अब हम देखेंगे। अगला टॉपिक है राजस्व प्राप्तियां। वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि कितना हुआ, 10.75%। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 10.75% हुआ है। अगर हम राशि की बात करें तो कितना रुपए है, 83,831.30 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये कुल राजस्व प्राप्ति की हम बात करें तो ज़्यादातर वृद्धि पूछा जाता है, अमाउंट कम ही पूछा जाता है। तो वृद्धि 10.75% अनुमानित है 2020-21 की हम बात करें। अब ये तो हम बात कर लिए कुल राजस्व। कुल राजस्व में कर राजस्व में हम देखते हैं कि कुल कर राजस्व में कितना वृद्धि अनुमानित है। तो कुल कर राजस्व में 16.66% वृद्धि अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्ति में कल राजस्व का योगदान 63.71% अनुमानित है। तो राजस्व और कर मतलब क्या होता है, टैक्स। देखिए जब भी कोई प्राप्ति होता है तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स से प्राप्ति होता है, इसलिए कर राजस्व के बारे में स्पेशली बताया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी का योगदान रहता है। तो योगदान का परसेंटेज आप याद रखेंगे 63, आधे से ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा
टोटल जो एक तरह से बोलेंगे कि गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स से आता है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 63.17%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गैर कर राजस्व 30,873 करोड़ अनुमानित है। तो कर राजस्व तो 63% है। अगर हम बात करें गैर कर राजस्व का, तो गैर कर राजस्व में 30,873 करोड़ अनुमानित है। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों से होता है। केंद्र सरकार भी राज्य को पैसा देता है, तो गैर कर राजस्व में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान या पैसा ही होता है। तो इसमें से अगर आपको अमाउंट पूछ दिया जाए तो आप ध्यान में रख सकते हैं 21,658। वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित जो राजस्व प्राप्ति व्यय है इसको हम देख लेते हैं। तो टोटल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है 2020-21 के लिए? 83,831.30 करोड़। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया, और इसमें आपको वृद्धि कितना याद रखना है? 10.75% वृद्धि अनुमानित। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? 83 दो बार लिख लेना, लास्ट में 1 डाल देना। ये प्राप्ति थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, डेटा याद रखना है। 83,831 करोड़। अगर पॉइंट याद नहीं होता तो पॉइंट छोड़ सकते हैं। इतना तो याद रखें कि 83,1 था, ताकि ऑप्शन देके गेस तो कर सकें। मैं जानता हूँ याद रखना मुश्किल है, ये वीडियो ही है और वीडियो रिकॉर्डेड होता है, आप अनलिमिटेड टाइम जितने बार चाहे देख सकते हो। तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट का वीडियो हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बार बार देखो वीडियो। तो आप जितने बार चाहे रिपीट करके देख सकते हो, और अगर आपको स्पीड मोड में देखना है तो 2x मोड में करके देख लिया करो, लेकिन आपको बार बार देखना है तभी याद होगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात मैं अगर करूँ तो, है ना। राजस्व व्यय 81,399.95 करोड़ और राजस्व आधिक्य 2,431.35 करोड़ अनुमानित है। तो ये प्राप्ति और आधिक्य ये ज़्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा। और प्राप्ति और व्यय में सिंपली जो होता है वो डिफरेंस कम ही रहता है। जैसे 83 है तो ये 81 है, तो इस शुरू के अगर 1-2 वर्ड भी याद रखेंगे आप तो गेस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019-20 में वैट प्रांतीय कर संग्रहण में सितंबर 2019 तक 1,672.72 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। 31 मार्च 2020 की स्थिति में 3,899.56 करोड़ प्राप्त हुआ है वैट कर से। वर्ष 2020-21 में माह सितंबर 2020 तक 1,473 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जीएसटी टैक्स संग्रहण। SGST और ISGST 2 प्रकार का GST होता है। अगर आप कोई भी सामान भी खरीदेंगे तो SGST ISGST लिखा रहता है। अगर एप्लीकेशन से आप मेरे कोई पेड कोर्स भी खरीदेंगे तो हम लोग भी GST लेते हैं, और इसमें आपको बिल में देखने को मिल जाएगा SGST ISGST सब लिखा रहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितना प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को सितंबर 2020 तक। तो SGST संग्रहण है 2,256 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। IGST संग्रहण 779.5 करोड़ का राजस्व है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 779.052256। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को 1,876.56 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। देखिए, जब GST आया था तो GST आने के टाइम केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि अगर आपको टैक्स में कुछ दिक्कत होगा या आपको प्रॉपर GST से फ़ायदा नहीं होगा तो हम योगदान भी देंगे, केंद्र सरकार से योगदान क्षतिपूर्ति मिलेगा। तो कितना मिला है ये आपको पूछा जा सकता है। क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को 1,876.56 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। फिर अगला टॉपिक है बैंकिंग गतिविधियाँ। छत्तीसगढ़ में बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। जो अभी हम डेटा पढ़ेंगे वो सितंबर 2020 तक का डेटा पढ़ रहे हैं।
तो पिछले साल जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था तो वहाँ पे ये बैंकों की संख्या 47 लिखा हुआ था। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ मैंने पूरा पढ़ लिया, बैंकों की संख्या कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मार्च 2019 तक की स्थिति के हिसाब से बैंकों की कुल संख्या 47 लिखा हुआ था पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में, लेकिन इस वर्ष कोई विवरण ही नहीं है तो इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ध्यान में रख सकते हैं कि 47 था, अगर बढ़ा होगा तो इसके आसपास होगा। इस साल की इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में क्या दिया है यहाँ से दिया, वो ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। शाखाओं की संख्या 3162, एटीएम की संख्या 3390, शाखाओं की संख्या 3162 और एटीएम की टोटल छत्तीसगढ़ में कितने एटीएम है? 3390। 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 9 और लास्ट में 0। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कुल जमा राशि नहीं पूछा जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण पूछा जाता है, ये है ना। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण में कितने % की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है 7.44% की वृद्धि। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। ये प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कई बार पूछा जाता है और काफ़ी टाइम से ये 1333 ही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या है छत्तीसगढ़ में जिससे धान उपार्जन का कार्य किया जाता है। कितना है? 1333। ये क्या चीज़ है? प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितना है? 1333। सभी धान उपार्जन केंद्र जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। जितने भी धान उपार्जन केंद्र है वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है क्योंकि बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपज मंडियाँ। वर्तमान में कितने कार्यरत उपज मंडियाँ छत्तीसगढ़ में हैं? तो ये जो दोनों डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कृषि उपज मंडियों की संख्या 69 और उप मंडियों की संख्या 118। कितना है? कृषि उपज मंडियों की संख्या 69। कितना है? 69 और ये है 118 जो कि उप मंडियाँ हैं 118। पशु प्रजनन सुविधाएँ छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र छत्तीसगढ़ में टोटल 22, हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र 248, पशु चिकित्सालय 341, पशु औषधालय 829, मुख्य ग्राम खंड 10, मुख्य ग्राम उपखंड होना चाहिए 99। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.66%, 94.66%, ये इम्पोर्टेंट डेटा है, मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। मतलब छत्तीसगढ़ में जितना भी जल क्षेत्र है उसमें से 94.66% जो जल क्षेत्र है वो मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। फिर कुछ योजनाओं के बारे में भी हम देखेंगे, जैसे गोधन न्याय योजना हो गया, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना हो गया, जो कि भूपेश बघेल सरकार की एकदम फोकस्ड योजना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है गोधन न्याय योजना। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 6,58,684 है ना, मतलब 658,684.27 क्विंटल गोबर खरीदा गया। वर्तमान में कुल 1016 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। 1016 वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जा चुका है गोधन न्याय योजना में। बस ये 1-2 पॉइंट याद रखना। उसके बाद अगला है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत सुकमा और कोरबा जिला में 208 नाला कार्य स्वीकृत हैं। जिला कौन कौन सा? सुकमा और कोरबा, सबसे ऊपर सबसे नीचे है ना। गरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 1903 1903 मतलब ग्राम पंचायतों का चयन कर गौठान निर्माण कार्य एवं चारागाह विकास हेतु गतिविधियां संचालित है। घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 3,13,974 टन जैविक खाद का निर्माण हुआ है। बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 2012 ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। ये डेटा शायद ही पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट खाद वाला डेटा आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, और ये सब डेटा तो मुश्किल है एकदम। हार्ड पेपर आ गया तो कुछ कहा नहीं जा सकता, एक बार पढ़ लेना ध्यान में रहेगा तो बन तो जाएगा ही। आगे बढ़ते हैं।
फिर अगला है खनिज उत्पादन। खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है। खनिज उत्पादन की हम बात करें तो कौन कौन से खनिजों के बारे में हम पढ़ेंगे? कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन। पिछले साल मैंने डोलोमाइट के बारे में भी पढ़ाया था, क्योंकि डोलोमाइट के बारे में दिया हुआ था। इस बार जो शुरुआत की स्लाइड मैंने जितने भी पढ़े उसमें तो नहीं दिया है, आगे जब खनिज के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्पादन जो है 1000 टन में कोयला का कितना हुआ, लौह अयस्क का कितना हुआ, ये हम देखेंगे। तो कोयला और लौह अयस्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। और साथ साथ टीन, क्योंकि टीन पूरे देश में हम बात करें, पूरे देश में इकलौता छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ टीन का उत्पादन होता है, मतलब 100% उत्पादन होता है देश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं भी टीन का उत्पादन नहीं होता। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 2020 की स्थिति में कोयला का उत्पादन 1,57,409, ये सब 1000 टन में है। लौह अयस्क का 34,820, चूना पत्थर का 42,415, बॉक्साइट का 1,492 और टीन का 14,986 किलोग्राम। टीन का जो है वो किलोग्राम में है, 1000 टन में नहीं है, किलोग्राम में है। विगत वर्ष 2019-20 में मुख्य खनिजों से आय 4,524 करोड़ रुपए है और गौण खनिज से आय 194 करोड़ रुपए का है। देखिए, मुख्य खनिज दो प्रकार के होता है। मुख्य खनिज जैसे कि ये मुख्य खनिज है, कोयला खनिज, ये मुख्य खनिज है। गौण खनिज में क्या होता है? गौण खनिज में जैसे रेत हो गया, मुरम हो गया, है ना, तो ये छोटा मोटा खनिज जो होता है जिसको हम गौण खनिज कहते हैं। तो ये जो गौण खनिज से आया है 194.79 करोड़ है। और मुख्य खनिज से आया, मुख्य खनिज से आया ज़्यादातर पूछ दिया जाता है, याद रखना है, 4,524, 4,5,2,4, इतना तो याद रखेंगे आप, 4,524। राज्य की खनिज राजस्व का मुख्य आय कोयला एवं लौह अयस्क से होता है। ठीक है, कोयला और लौह अयस्क से सबसे ज़्यादा, खनिजों में सबसे ज़्यादा आय कोयला और लौह अयस्क से होता है छत्तीसगढ़ में। खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व के बारे में हम बात करें तो कुल राजस्व आय 2019-20 में इतना है 6,195.72 करोड़। राज्य में सुनियोजित विकास के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 संचालित है। पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया था कि बताइए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन सी औद्योगिक नीति संचालित है। तो आज से 5-6 साल पहले पूछा गया था, उस समय 2014-19 था। अभी क्या है 2019-24। राज्य में 19,265 करघों पर 55,795 बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। तो बुनकर जो करघा जो है कितना है 19,265, कितना राज्य में 19,265। औद्योगिक नीति कौन सा चल रहा है 2019-24। और खनिजों से टोटल राजस्व कितना मिला 6,195। अब 6,195 टोटल खनिजों से हम बात करें, इसमें भी मुख्य है और गौण है। तो मुख्य में इसमें आपको बताया था कि 4,524 और गौण में 194, इतना आपको याद रखना है। अगला विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन से ज़्यादा विद्युत क्षमता इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षमता से रिलेटेड डेटा ज़्यादा पूछा जाता है। उत्पादन को भी हम देखेंगे, लेकिन क्षमता के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन मिलियन यूनिट में हम देखेंगे 18,489। पॉइंट में भी है, लेकिन कम से कम आप इतना याद रखें, पॉइंट में आप याद रखने की कोशिश भी करोगे थोड़ा सा भूल जाओगे और एकदम हार्ड भी लगता है। तो 18,489 ये कुल उत्पादन है मिलियन यूनिट में, आपको याद रखना है। अब इसमें से कुल उत्पादन जो होता है, इसमें से कहाँ कहाँ से होता है? तापी मतलब थर्मल प्लांट हो गया, जली मतलब जैसे जल से हम बिजली बनाते हैं, और इसके अलावा भी अन्य जैसे सोलर प्लांट हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो अन्य सह उत्पादन, इस तरह से 3 भाग में इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो हमेशा सबसे ज़्यादा जो होता है उत्पादन की हम बात करें, क्षमता की बात करें, वो तापी ही रहता है ना, उसके बाद जलीय रहता है। तो कुल उत्पादन 18,489, इसमें से तापीय का जो उत्पादन है वो है 18,212। देखिए, इसकी स्टार्टिंग में भी 18 है, इसकी स्टार्टिंग में भी 18, ज़्यादा फर्क नहीं है, सबसे ज़्यादा ताप से ही हो रहा है 212, 18,212 मिलियन यूनिट सबसे अधिक।
जली का 269.176 मिलियन यूनिट और अन्य सह उत्पादन का 7.5 मिलियन यूनिट, इतना याद रखना। विद्युत क्षमता की हम बात करें तो कुल स्थापित क्षमता 3224.70 मेगावाट। इसके अलावा अगर आपको ये ऑप्शन ना दिखे तो 34, 24 ये ऑप्शन भी याद रख सकते हैं ना। ये ऑप्शन अगर ना दिखे तो ये ऑप्शन आप याद रख सकते हैं। 3224, लेकिन इसको अब इकोनॉमिक्स में तो यही लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है 3224.70 मेगावाट। अब ये कुल क्षमता की हम बात करें, कुल क्षमता में ताप विद्युत और जल विद्युत का अगर अलग से पूछ दिया जाए तो आपको ये याद रखना है कि ताप विद्युत का जो क्षमता है छत्तीसगढ़ में 3080 मेगावाट सबसे अधिक है, थर्मल प्लांट की हम बात कर रहे हैं। और जल विद्युत में आपको याद रखना है 138.7 मेगावाट और अन्य सह उत्पादन से 6 मेगावाट। यहाँ अन्य हमें 7.5 याद रखना था और यहाँ पे 6 याद रखना है बस। वर्ष 2019-20 में वितरण हानि का जो प्रतिशत रहा वो है 16.91%। तो यहाँ पे कौन कौन सा डेटा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे वितरण हानि 16.91 भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना के अंतर्गत बिल माह 2020 तक राज्य के लगभग 38.25 लाख 38.25 लाख उपभोक्ताओं को 4032.15 करोड़ की छूट दी जा चुकी है। तो कितने उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत मिला है? 38.25 लाख उपभोक्ताओं को। फिर अगला टॉपिक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वर्ष 2020-21 में सितंबर की स्थिति में हम बात करें तो कुल 977.54 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। कितना? 977.54 लाख मानव दिवस सृजित किए गए और इसमें कितना व्यय किया गया? 2653.69 करोड़। और 100 दिवस रोजगार कितने परिवारों को दिया गया? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया कितने परिवारों को? 93,464 परिवारों को। तो यहाँ पे ये कुल कितने मानव दिवस सृजित किए गए ये याद रखिएगा और ये जो दो डेटा है वो याद रखिएगा। ये जो डेटा ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है जनसंख्या के बारे में। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है? 2,55,45,198। जनगणना 2011 के अनुसार हम बात करें तो कुल ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ में कितना है? 10,971 और कुल ग्रामों की संख्या 20,126 है। अब यहाँ पे कई लोग 10,976 भी बताएंगे और अलग अलग डेटा भी बताएंगे। तो अलग अलग डेटा क्यों बताते हैं कि ये जो जनगणना है वो 2011 के हिसाब से है और छत्तीसगढ़ में हर साल नया रिपोर्ट भी जारी होता है और जनगणना 10 साल में एक बार होता है। तो ये 2011 के जनगणना के हिसाब से है, बल्कि छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो आपको ये याद रखना है कि कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? 11,664 और ग्राम पंचायतों की कुल संख्या वर्तमान में 20,255। तो इतना बढ़ के इतना हो गया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना है तो आपको ये डेटा लेना है और वहाँ पे जनगणना वनगणना कुछ नहीं लिखा रहेगा, छत्तीसगढ़ रिपोर्ट के हिसाब से बताइए कितना है लिखिएगा, तो आप ये डेटा लीजिएगा और कुछ नहीं लिखा रहेगा और ऑप्शन में ये रहेगा तो आपको यही लेना है और ये रहेगा ऑप्शन में तो ये लेना है। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा और इनकेस इस तरह का सिचुएशन आ गया तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि जनगणना 2011 के हिसाब से बताइए या छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे या छत्तीसगढ़ द्वारा अभी हाल में जो रिपोर्ट जारी हुआ उसके हिसाब से बताइए। इतना तो हिंट दिया ही जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ के कुल कितने आकांक्षी जिले हैं? 10 आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले कितने गांव हैं? 1869 मतलब 10 आकांक्षी जिले हैं। मैंने आपको 10 आकांक्षी जिलों के बारे में बताया भी था, आगे बता दूंगा। तो इसमें से 1869 ऐसे गांव हैं जहां पे 1000 से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। आकांक्षी जिले आपको मैं बता देता हूँ,
बस्तर संभाग पूरा याद रखना। बस्तर संभाग में कितने ज़िले हैं? टोटल 7 ज़िले हैं, तो सातों के साथ याद रखना। और यहाँ पे तीनों संभाग में फिर एक एक याद रखना है। जैसे कि दुर्ग संभाग में सिर्फ राजनांदगांव याद रखना है, रायपुर संभाग में आपको महासमुंद याद रखना है, और ऊपर यहाँ पे याद रखना है बिलासपुर संभाग में कोरबा। सरगुजा संभाग में आपको एक भी याद नहीं रखना है ना। तो इस तरह से ये टोटल छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले भी आपको याद हो जाएंगे। फिर अगला है लिंगानुपात। छत्तीसगढ़ में कुल लिंगानुपात मैंने आपको बताया था 991। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात अलग से पूछ दिया जाए या अनुसूचित जनजाति का। ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति मतलब छत्तीसगढ़ में एसटी से रिलेटेड, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड डेटा ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1020। तो ये क्या चीज़ है 1020? कुल 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या एसटी में हम देखें तो ज़्यादा है, महिला ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा 1020। 6 वर्ष से नीचे के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो छत्तीसगढ़ में कितना है? 969। राज्य में युवा जनसंख्या, युवा में 15 से 24 वर्ष तक की जनसंख्या की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल 19.53%, कुल जनसंख्या का 19.53% जो है वो युवा है। अनुसूचित जनजाति वाला डेटा आप याद रखेंगे, इसमें अनुसूचित जनजाति में 18.99%। अब मैं आगे आपको कम से कम 10-15 चार्ट पढ़ाऊंगा जो इकोनॉमिक सर्वे में चार्ट दिया गया था, उसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अटैच किया हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखने योग्य है। अब इतना सारा स्लाइड है कि मुश्किल है याद रखना, लेकिन जो याद रखने लायक होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको थोड़ा सा गौर रखिएगा। तो कुल लिंगानुपात हमने पढ़ा 951 छत्तीसगढ़ का। अब यहाँ पे सुकमा अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम 866 है और सबसे ज़्यादा गरियाबंद में 1017 है ना। तो छत्तीसगढ़ का 991 यहाँ पे होना चाहिए है ना। ये प्रॉपर समझ भी नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। ये शहरी का है, शहरी का है तो शहरी का है तो ये 991 नहीं होगा, 957 है। आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ भी देख लीजिएगा, क्लियर नहीं दिखता। ये सारे डेटा जो है एज इट इज़ मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, 957 होना चाहिए। लिंगानुपात शहर के बारे में हम बात करें तो आगे ग्रामीण का होगा तो एकदम इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, बस एक बार हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का 1001 है, सबसे कम बलरामपुर और सबसे ज़्यादा बस्तर दंतेवाड़ा। अगला है 6 वर्ष लिंगानुपात जो है 6 वर्ष से नीचे का शहरी में हम देखें तो छत्तीसगढ़ का है 937, सबसे कम सरगुजा और सबसे ज़्यादा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगला है 6 वर्ष से लिंगानुपात नीचे ग्रामीण में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का है 977। अगला स्लाइड है अनुसूचित जाति लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का 990। ये आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन आप बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पीडीएफ मिल जाएगा। अनुसूचित जाति लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में 996 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात शहरी में छत्तीसगढ़ का 999। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात ग्रामीण में छत्तीसगढ़ है 1021। सबसे कम कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, ये भी आप देख सकते हैं। साक्षरता दर शहरी में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ साक्षरता शहरी का है 83.99%, जैसा कि देख पा रहा हूँ मैं, और ये है ग्रामीण में 66.01%। कुल नगर निगम 14 है, आपको पता होगा। अब नगर निगम में यहाँ पे लिखा हुआ है कुल लिंगानुपात ये है, फिर 0 से 6 लिंगानुपात, ये कुल लिंगानुपात है। फिर ये जो है, ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये जो है 0 से 6 वर्ष वाला लिंगानुपात है। फिर ये अनुसूचित जाति वाला है और ये अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है। नगर निगम की हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे जगदलपुर, धमतरी, रायपुर, बीरगांव से टोटल 14 नगर निगम के बारे में लिखा हुआ है। अब इतना याद रखना तो मुश्किल है, और अगर आप पढ़ भी लेंगे तो गेस भी शायद कर पाएँ, तो इसको हम उतना डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, शायद ही ये पूछा जाए। कुल साक्षरता दर जो है यहाँ पे देखेंगे तो सबसे कम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बस एक बार आप ध्यान रखेंगे। और इतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब नगर निगम की बात करें यहाँ पे देखिए
तो नगर निगम में लिंगानुपात में भी अब नगर निगम, उसके बाद नगर पालिका परिषद, फिर शहरी, फिर ग्रामीण, ऐसा बहुत सारा कैटेगराइज कर दिया गया है। इतना कौन याद रख पाएगा, है ना। तो इसको आप एक बार स्लाइड करके, या ये मैं टोटल ये वीडियो के साथ पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको, स्क्रीनशॉट और लेके रख सकते हैं। और गवर्नमेंट का पीडीएफ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पीडीएफ इतना लंबा चौड़ा है कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए। और बहुत अच्छा लगा तो आगे का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी आपके लेकर आएंगे, लेकिन आप बताइए कि वो हम लेकर आए या नहीं लेकर आए। मैक्सिमम चीज़ें इसी वीडियो में मैंने कवर कर दिया जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो और डिटेल्ड इकोनॉमिक सर्वे अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।